नमस्कार। एशिया कप 2025 का फाइनल दरवाजे पर है और भारतीय टीम ने अपना टिकट पक्का कर लिया है। माहौल में एक अलग ही गर्मी महसूस हो रही है। हाँ बिल्कुल। फाइनल में पहुंचना, वो भी एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में, हमेशा टीम के हौसले को बढ़ाता है। सही बात है, हर जीत अहम होती है, लेकिन फाइनल तक का सफर तय करना वो एक अलग ही मुकाम है। जी हाँ। और आज हम उसी जीत की बात करने वाले हैं जिसने भारत को फाइनल में पहुंचाया। ये मुकाबला था भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 स्टेज का। हाँ, 24 सितंबर 2025 वाला मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। और ये सिर्फ एक और मैच नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कई दिलचस्प मोड़ आए, कुछ शानदार प्रदर्शन देखने को मिले और हाँ, कुछ चिंताएं भी उभरी। अच्छा, तो आज हम इसी मैच की परतों को खोलेंगे, मतलब एक गहन पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। इस पड़ताल के लिए हमने कई प्रमुख समाचार संस्थानों की रिपोर्ट्स और विश्लेषणों को खंगाला है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, फर्स्ट पोस्ट, एनडीटीवी स्पोर्ट्स, नवभारत टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। इन सब स्रोतों से मिली जानकारी हमारे सामने है। हाँ, काफी कुछ कवर किया है। मकसद यही है कि श्रोताओं को मैच की एक मुकम्मल तस्वीर मिल सके। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये बताना नहीं कि कौन जीता या किसने कितने रन बनाए। सही कहा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैच के वो अहम पल कौन से थे, रणनीतियां कितनी कारगर रहीं, खिलाड़ियों के प्रदर्शन के क्या मायने हैं, और आगे के लिए, मतलब फाइनल के लिहाज से ये मैच दोनों टीमों को क्या संकेत देता है। एग्जैक्टली। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस मैच के विश्लेषण की। सबसे पहले बात टॉस की। हाँ, बांग्लादेश के कार्यवाहक कप्तान जाकिर अली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दुबई के मैदान को देखते हुए ये लॉजिकल फैसला था शायद। हाँ बिल्कुल, सोचा समझा फैसला था। आमतौर पर यहाँ पिच मैच आगे बढ़ने के साथ धीमी होती जाती है। स्पिनरों को मदद मिलती है फिर। जी हाँ, स्पिनरों को मदद मिलने लगती है और शाम के मैच में ओस का फैक्टर भी होता है, मतलब ड्यू फैक्टर। अच्छा, तो उससे दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, इसीलिए ज्यादातर टीमें चेज करना पसंद करती हैं यहाँ। तो भारत पहले बल्लेबाजी करने उतरा। 20 ओवर खत्म हुए तो स्कोरबोर्ड दिखा रहा था 168 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। 168। पहली नजर में ये स्कोर चुनौतीपूर्ण लगता है, पर पारी की कहानी में उतार चढ़ाव काफी रहे। वो कैसे? देखिए, अगर आप भारत की पारी को 2 हिस्सों में बांटे तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। अच्छा। पहले 10 ओवर विस्फोटक थे, मतलब तूफानी। भारत ने 9.6 की रन रेट से 96 रन बना डाले थे, सिर्फ 2 विकेट खोकर। अरे वाह, 96 रन 10 ओवर में! तब तो लग रहा होगा कि 200 पार जाएगा स्कोर। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। और इस तूफानी शुरुआत के हीरो थे अभिषेक शर्मा। कमाल की बल्लेबाजी की उन्होंने। हाँ, सिर्फ 37 गेंदों पर 75 रन। क्या शॉट्स थे! उन्होंने ना सिर्फ तेज रन बटोरे, बल्कि गिल के साथ मिलकर एक मजबूत नींव रखी। जिस तरह वो खेल रहे थे, शतक भी बन सकता था। लग तो रहा था। उनकी पारी ने मैच का टोन सेट कर दिया था, लेकिन उनका रनआउट होना वो भारत के लिए एक बड़ा झटका था। हाँ, वो तो है, अच्छी लय में थे वो। बिल्कुल, अगर वो अंत तक टिकते तो स्कोर कहीं और होता। उनके विकेट गिरने के बाद रन गति पर जैसे अचानक ब्रेक लग गया। हाँ, ये फर्क आंकड़ों में साफ दिखता है। पहले 10 ओवर में 96 रन और आखिरी 10 ओवरों में सिर्फ 72 रन। एग्जैक्टली। और इस दौरान 4 अहम विकेट भी गंवा दिए। ये गिरावट थोड़ी चिंताजनक थी। और यहीं पर बांग्लादेशी गेंदबाजों की वापसी हुई होगी फिर। बिल्कुल सही, उनकी तारीफ करनी होगी। शुरुआती दबाव के बाद उन्होंने शानदार वापसी की। बीच के ओवरों में उन्होंने गति में चतुराई से बदलाव किए, स्पिन का अच्छा इस्तेमाल किया और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। हाँ, रनों पर अंकुश लगाया। हार्दिक पांड्या ने आखिर में कुछ रन जोड़े शायद। हाँ, हार्दिक ने आखिर में आकर 38 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत 160 के पार पहुंच पाया। लेकिन जो बात थोड़ी खटकी वो था मध्यक्रम का प्रदर्शन। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, शिवम दुबे। हाँ, ये तीनों ही बल्लेबाज महत्वपूर्ण योगदान देने में नाकाम रहे। और ये शायद पहली बार नहीं है, ये एक पैटर्न सा बनता दिख रहा है। हाँ, ये अब एक पैटर्न बनता दिख रहा है। भारत का टॉप ऑर्डर, खासकर अभिषेक और गिल, जब चलते हैं तो टीम बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती है, लेकिन मध्यक्रम से लगातार वो सहारा नहीं मिल पा रहा जिसकी उम्मीद है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी यही कह रही थी शायद कि 11वें से 15वें ओवर के बीच रन गति काफी धीमी हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, उस फेज में रन कम बने और विकेट भी गिरे। ये सिर्फ रन न बनाना नहीं है, ये दिखाता है कि दबाव में या स्पिन फ्रेंडली पिचों पर भारत का मध्यक्रम अभी भी प्लान बी ढूंढने में थोड़ा संघर्ष कर रहा है। और फाइनल में बेहतर टीमों के खिलाफ ये एक बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है। निश्चित रूप से इस पर काम करना होगा। बांग्लादेश की गेंदबाजी की बात करें तो युवा लेग स्पिनर रिशाद हुसैन ने प्रभावित किया। उन्होंने 2 विकेट लिए थे।
हाँ, अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने और बीच के ओवरों में रन गति को काबू में रखने में मदद की। और इस मैच में बांग्लादेश के लिए एक बड़ा मोमेंट भी आया था ना, मुस्तफिजुर रहमान का रिकॉर्ड। ओ हाँ, बिल्कुल। मुस्तफिजुर रहमान अपने अनुभव और कटर गेंदों के लिए जाने जाते हैं। वो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। 150 विकेट। जी हाँ, 150 विकेट का आंकड़ा पार किया। ये उनकी कंसिस्टेंसी और बांग्लादेश क्रिकेट के लिए उनके योगदान का एक बड़ा सबूत है। वाकई मुस्तफिजुर का ये मुकाम हासिल करना बांग्लादेश के लिए गर्व की बात है। चलिए अब रुख करते हैं बांग्लादेश के रणजीज का। 169 रनों का लक्ष्य उनके सामने था। लक्ष्य चुनौतीपूर्ण था, लेकिन T20 में नामुमकिन नहीं। पर बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही। अच्छा, मतलब वो कभी लय में आ ही नहीं पाए। नहीं, वो कभी भी मैच में उस लय को हासिल नहीं कर पाए जो इस तरह के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जरूरी होती है। लगातार विकेट गिरते रहे। यहाँ क्रेडिट भारतीय गेंदबाजों को देना होगा, खासकर स्पिन तिकड़ी को। बिल्कुल। कुलदीप यादव ने एक बार फिर अपनी फिरकी का जादू बिखेरा, कमाल की बॉलिंग की। कितने विकेट लिए उन्होंने? सिर्फ 18 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और बांग्लादेश के मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। और अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने भी साथ दिया होगा। बखूबी निभाया। इन तीनों स्पिनरों ने मिलकर बीच के ओवरों में बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया। पिच से भी उन्हें मदद मिल रही थी, लेकिन उन्होंने उसका फायदा उठाते हुए सही लाइन लेंथ पे गेंदबाजी की। और बांग्लादेशी बल्लेबाज उनकी गेंदों को समझ नहीं पाए। हाँ, या तो समझ नहीं पाए या खराब शॉट खेलकर आउट हुए। और गेंदबाजी के साथ साथ भारत की फील्डिंग भी टॉप क्लास रही, सुनने में आया है। हाँ, फील्डिंग जबरदस्त थी। सूर्य कुमार यादव का वो डायरेक्ट हिट थ्रो, हाँ, जिसने बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली को पवेलियन भेजा, वही वो मैच का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। क्या थ्रो था वो! शानदार फील्डिंग। निश्चित तौर पे जब गेंदबाज दबाव बना रहे हों और फील्डर इस तरह का प्रदर्शन करें तो विपक्षी टीम के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अच्छी ग्राउंड फील्डिंग और कैचिंग ने भी रन रोके होंगे। हाँ, काफी रन बचाएं और विकेट निकालने में भी मदद की। नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश की पूरी टीम 19.1 ओवर में 127 रनों पर ही सिमट गई। तो इस तरह भारत ने ये मुकाबला 41 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। हाँ, 41 रन से। और इस जीत के साथ ही एशिया कप 2025 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। सुपर 4 स्टेज में भारत का दबदबा कायम रहा। मतलब बिल्कुल, ये जीत न सिर्फ फाइनल का टिकट थी, बल्कि टीम के आत्मविश्वास को भी बढ़ाने वाली थी। और दूसरी ओर बांग्लादेश के लिए ये हार उनकी फाइनल की उम्मीदों के लिए बड़ा झटका थी। हाँ, उनके लिए मुश्किल हो गया। भारत के नजरिए से देखें तो क्या चीजें उनके पक्ष में गईं, क्या पॉजिटिव्स रहे? सबसे बड़ा पॉजिटिव तो निश्चित रूप से सलामी बल्लेबाजों का प्रदर्शन था, खासकर अभिषेक शर्मा की वो पारी। हाँ, वो 75 रन वाली पारी। जी, उन्होंने पावर प्ले और उसके बाद के ओवरों में, जैसा हमने कहा, खास तौर पर ओवर 4 से 11 के बीच करीब 95 रन बने। जिस तरह की विस्फोटक शुरुआत दी, उसने बाकी टीम के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर दिया। सही। और दूसरा बड़ा प्लस पॉइंट, स्पिन गेंदबाजी का दबदबा। कुलदीप, अक्षर और चक्रवर्ती की तिकड़ी ने बीच के ओवरों में जिस तरह बांग्लादेशी बल्लेबाजों को बांधे रखा, वो काबिले तारीफ था। न सिर्फ रन रोके बल्कि विकेट भी निकाले। बिल्कुल, अहम विकेट्स। और तीसरा, फील्डिंग। वो डायरेक्ट हिट, रन आउट। हाँ, वो रन आउट, कुछ अच्छे कैच और चुस्त ग्राउंड फील्डिंग ने कम से कम 10-15 रन बचाए होंगे और बांग्लादेश पर अतिरिक्त दबाव बनाया। ये दिखाता है कि भारत एक यूनिट के तौर पर कितना अच्छा खेल रहा है। जी हाँ, ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन जैसा आपने पहले भी इशारा किया, कुछ चिंताएं भी हैं। भारत को किन पहलुओं पर काम करने की जरूरत है, खासकर फाइनल से पहले? सबसे बड़ी और शायद सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो है मध्यक्रम की बल्लेबाजी। हाँ, वो कंसिस्टेंसी की कमी। वही, टॉप 2 या 3 बल्लेबाजों पर निर्भरता बहुत ज्यादा दिख रही है। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, शिवम दुबे जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से निरंतरता की उम्मीद रहती है, जो इस मैच में फिर देखने को नहीं मिली। और फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया तो मध्यक्रम को जिम्मेदारी उठानी होगी, जिसके लिए उन्हें बेहतर प्लान के साथ उतरना होगा। ये बहुत जरूरी है। और क्या पारी का अंत थोड़ा और बेहतर हो सकता था? मतलब जिस तरह की शुरुआत मिली थी, 168 का स्कोर, शायद 10-15 रन कम रह गया। हाँ, ये बात भी सही है। 10 ओवर में 96 रन बनाने के बाद अगले 10 ओवरों में सिर्फ 72 रन बनाना, ये दिखाता है कि डेथ ओवर्स में फिनिशिंग और बेहतर हो सकती थी। शायद 180-190 तक पहुंच सकते थे। बिल्कुल, अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाकर स्कोर को वहां तक पहुंचाया जा सकता था। ये छोटे छोटे अंतर बड़े मैचों में निर्णायक साबित हो सकते हैं। एक और बात जो देखने को मिली, जब बांग्लादेशी स्पिनरों और मुस्तफिजुर ने गति में परिवर्तन किया और अनुशासित गेंदबाजी की, तो भारतीय बल्लेबाज थोड़े फंसे हुए नजर आए, खासकर वो 11 से 15 ओवर के दौरान। बिल्कुल, ये उसी 2 हिस्सों वाली पारी की कहानी से जुड़ता है।
तेज शुरुआत के बाद जब गेंदबाजों ने अपनी रणनीति बदली, पिच धीमी हुई, तो रन बनाना उतना आसान नहीं रहा। तो मतलब अलग-अलग परिस्थितियों के लिए और प्लान्स चाहिए। हाँ, ये दिखाता है कि अलग-अलग परिस्थितियों और गेंदबाजी आक्रमणों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों को अपनी रणनीति में और लचीलापन लाने की जरूरत है। सही। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बांग्लादेश के लिए इस मैच से क्या सकारात्मक टेकअवेज रहे और उन्हें किन क्षेत्रों में सुधार करना होगा? देखिए, इस सकारात्मक पक्ष देखें तो उन्होंने लड़ने का जज्बा दिखाया। शुरुआती धुनाई के बाद गेंदबाजी में वापसी करना और भारत जैसी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को 170 के अंदर रोकना, ये आसान नहीं था। हाँ, ये उनकी क्षमता को दर्शाता है। बिल्कुल। उन्होंने भारत को आसानी से रन नहीं बनाने दिए, खासकर बीच के ओवरों में। और मुस्तफिजुर रहमान का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन निश्चित रूप से टीम के लिए एक बड़ा हौसला बढ़ाने वाला पल था। हाँ, वो एक बड़ा पॉजिटिव था। उनकी गेंदबाजी बांग्लादेश के आक्रमण की रीढ़ है। लेकिन हार के कारण भी स्पष्ट है। हाँ, बिल्कुल। लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत में ही महत्वपूर्ण विकेट गंवा देना उनके लिए बहुत महंगा पड़ा। कोई भी बड़ी साझेदारी नहीं बन पाई। T20 में रन चेज के दौरान पार्टनरशिप्स बहुत जरूरी होती हैं। बहुत अहम। मोमेंटम बनाए रखना और साझेदारियां बनाना, जिसमें वो पूरी तरह विफल रहे। शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। तो संक्षेप में कहें तो भारत फाइनल में पहुंच गया है एक मजबूत प्रदर्शन के साथ, लेकिन मध्य क्रम की पहेली अभी भी अनसुलझी है। बिल्कुल। वहीं बांग्लादेश ने जुझारूपन दिखाया, खासकर गेंदबाजी में, लेकिन बल्लेबाजी में उन्हें काफी सुधार की जरूरत है। सही कहा। और ये विश्लेषण फाइनल के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमें भारत की मौजूदा लय, उनकी ताकत और उन क्षेत्रों की पहचान कराता है जहां विपक्षी टीम उन्हें निशाना बना सकती है। साथ ही ये भी दिखाता है कि बांग्लादेश जैसी टीमें भी वापसी करने का माद्दा रखती हैं। हाँ, ये भी है। और इसी नोट पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जो इन स्रोतों से उभरी बातों पर ही आधारित है। जी। फाइनल मुकाबले में अगर विपक्षी टीम भारत के मध्य क्रम पर वैसा ही दबाव बनाने में कामयाब होती है जैसा इस मैच में बांग्लादेश ने कुछ हद तक किया, तो क्या भारत के पास उस स्थिति से निपटने के लिए कोई ठोस प्लान तैयार होगा? ये बड़ा सवाल है। या इस नजरिए से सोचे कि बांग्लादेश अपनी गेंदबाजी में बीच के ओवरों की वापसी से क्या सबक लेकर आगे बढ़ सकता है? क्या वो इस रणनीति को और बेहतर करके भविष्य के मैचों में जीत का फॉर्मूला बना सकते हैं? बिल्कुल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें शायद फाइनल और आने वाले मैचों में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।